Hi everyone, hoping that you all are doing fine and your studies are going well. So guys, today we have a recent, you can see that special guest who has recently qualified his CMA, okay? So CMA Sarfraz, and once again we will welcome on behalf of our subscriber. So hi Sarfraz, how are you? I'm good. सरफराज सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा ये होगा कि मतलब एक बार आप बताओ कि आपके मन में कब मतलब ये विचार आया कि आप सीएमए करने जा रहे हो मतलब अदर देन सीए सीएस और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज और व्हाट विल बी योर जर्नी ये जो सीएमए कोर्स है, एक्चुअली मैं ज़्यादातर लोगों को ये सुनता था जो सीए कोर्स है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। और सीएमए है ना, एज़ कम्पेयर टू सीए के हिसाब से वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। और ये जो कोर्स है मैंने 2013 में जॉइन किया था। फाउंडेशन फाउंडेशन मेरा फर्स्ट ग्रुप एक ही बार में यानी कि क्लियर हो गया था। फिर जो मेरा इंटर है वो कोचिंग लेते-लेते मुझे टाइम लग गया, तो 2000 2015 में यानी कि दिसंबर में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया था इंटर का। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन करा, तो वहाँ पर है ना मुझे वो सेकंड ग्रुप मेरा क्लियर हुआ था 2017 में के दिसंबर में। ओके फिर जो फिर उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग फाइनल के लिए स्टार्ट करी, तो और ये जो मेरा दिसंबर 2019 में ना, दिसंबर के 19 में मेरा फोर्थ ग्रुप क्लियर हुआ। ओके और दिसंबर 2020 में मेरा थर्ड ग्रुप, यानी कि अब मैं सीए में क्वालिफाई हूँ। Okay. So Sarfraz, one of my important question that you have taken too much time. Okay. So मतलब कि कोई क्या होता है ना कि कई बार ना कई लोगों के अटेम्प्ट लगते हैं, ठीक है? तो उसके मन में ये होता है कि वो छोड़ दे इस कोर्स को और कुछ और कर ले, मतलब कुछ और नया रास्ता ढूंढ ले। तो उसके लिए क्या होगा, मतलब कि कैसे पेशेंस रखना चाहिए हमें, परसिवरेंस रखना चाहिए हमें कि अगर नहीं भी निकल रहा है तो अपने को उसमें लगा रहना है। ये चीज़ हाँ, मुझे भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इस बीच में ना मेरे माइंड में भी आ रहा था कि हाँ, मैं कुछ और कर लेता, बट ये है कि घर वालों का जो सपोर्ट मुझे मिला है, तो इस वजह से मैंने इस कोर्स को अभी तक कंटिन्यू करा और लास्ट में मैंने क्वालिफाई किया। अगर आप नेवर गिव अप करोगे तो हो जाएगा, हर एक चीज संभव है। हाँ, यही चीज़ है। ओके सो सरफराज, एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जो स्टूडेंट्स है उनके माइंड में ये रहता है कि क्या सीएमए सेल्फ स्टडी से हो सकता है या फिर हमें कोचिंग ही लेनी पड़ेगी? कुछ सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ना, कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे डीटी और आईडीटी या ये जो सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा बहुत कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि 11th-12th में आप लोगों ने बेसिक तो हमारा स्ट्रांग हो जाता है, बस ये थोड़ा सा हायर लेवल आ जाता है। तो अगर आपने बीकॉम अगर क्वालिफाइड हो, तो उसके बाद आप ये थोड़ा इजीली पड़ जाता है हमें, तो आप आसानी से यानी कि अगर चाहो तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा आराम से। बट एक दो सब्जेक्ट की मे भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो डीटी इसके और आईडीटी है मुझे ऐसा। तो इस केस में क्या करना होगा कि स्टूडेंट को खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, कि एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा बुक्स को कि वो किसके लिए इसको सेल्फ स्टडी लेनी चाहिए, किसके लिए उसको क्लासेस लेनी चाहिए। हाँ, ये बात है। और उसका तो थोड़ा सा आइडिया ये है कि अपना लास्ट ईयर जो भी स्कैनर है या फिर लास्ट ईयर के जो पास्ट क्वेश्चन पेपर है, वो उसको थोड़ा एनालाइज करे, तब उसके बाद वो सीधा सेल्फ स्टडी से भी कर सकता है, क्योंकि मैंने भी ना दो तीन सब्जेक्ट के कोचिंग नहीं ली थी, उसको सेल्फ स्टडी ही किया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे। ओके सरफराज, मेरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने को प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो कहाँ करनी चाहिए, सीएमए फॉर्म में करनी चाहिए, पीएसयू में करनी चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी सीए फॉर्म में? सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले बच्चों को स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि यानी कि वो करना क्या चाहता है। अगर ऑल टाइम अगर वो जॉब करना चाहते हैं, तब तो उनका वही है पीएसयू अगर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही है ना ज़्यादा स्टाइपेंड मिल जाता है, अराउंड 10,000 है। और अगर वो एज ए प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो सीएमए फॉर्म उनको ज्वाइन करना चाहिए। और नहीं तो सीए फॉर्म में भी ये है कि आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये है ना, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे सलाह में अगर देखा जाए, अगर सीधा अगर वो अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे तो पीएसयू ये सब ज्वाइन करें। लेकिन काफी सारी शिकायतें ये आती हैं सरफराज की पीएसयू में है सीखने को नहीं मिलता। फायदा क्या होगा अगर हम भले ही पीएसयू में कर भी ले, पैसा थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन अगर हम फाइनल करने के बाद जाते हैं तो कैंपस में तो मतलब अपने को काम पूछा जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो जो भी आपने किया आर्टिकलशिप में। लेकिन ये सवाल बहुत बार आता है कि पीएसयू में सीखने को नहीं मिलता। ऐसा तो आपको हर जगह पे ये चीज होगा, बट ये है कि वो बच्चे के ऊपर होता है ना कि वो कितना वो सीखना चाहते हैं। हाँ, पीएसयू में होता है कि बहुत यानी कि बहुत ही कम काम सिखाते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक्सपोजर फाइनल आप क्लियर करते हो तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको
उसी बेस पे ले जाते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ पे किया, ये सब मायने रखते हैं ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ओके सरफराज, एक और क्वेश्चन है, फाउंडेशन में आपने कितनी रिवीजन करी, इंटर में आपने कितनी रिवीजन करी और फाइनल में आपने कितनी रिवीजन करी, और जो रिवीजन है वो सीएमए एग्जाम्स को निकालने में कितनी हेल्पफुल होती है? फाउंडेशन में तो मेरा ये है कि मैंने फाउंडेशन में एक्चुअली मैंने कोचिंग ले ली थी, वो भी मैथ्स सब्जेक्ट की, तो वो तो मेरा एक ही फर्स्ट टाइम में ही निकल गया था, और उसमें मैंने शायद 2 रिवीजन करी होगी। और जो इंटर के लिए है या फिर फाइनल के लिए, आपको कम से कम मिनिमम है ना 3 रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि हाँ, एक ही बार हम पढ़े और जाके सीधा एग्जाम में करें, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे। तो मिनिमम आपको 3 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट टाइम में आप पूरा जो भी हमारा सिलेबस है इंस्टीट्यूट की बुक, उसके थ्रू करो, फिर उसके बाद आप स्कैनर पकड़ो, और फिर उसके बाद है ना आपके जो भी मॉक टेस्ट होता है इंस्टीट्यूट जो हमें प्रोवाइड कराता है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करो, तो उसके बाद आपका डेफिनेटली है ना क्लियर हो ही जाएगा। अगर बाई चांस अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मैं भी एक इंटर में एक बार मुझे याद है कि 196 आए थे मेरे, और जबकि मैं सब में क्लियर था। हाँ, और उसके बाद फिर मैं 2017 के दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट लगना था, तो जो कि है ना उसी बीच में मैं बीमार भी पड़ गया, बट ये है कि मैंने 1 मंथ की तैयारी में ही उसको क्लियर कर दिया था, और उस केस में मेरे नंबर आए थे शायद 235। ओके हम्म। सरफराज, एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर, मॉक पेपर, एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी इन क्लियरिंग सीएमए एग्जाम? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटर फाइनल एंड यू कैन से दैट इंटर फाइनल, पास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन सीएमए एग्जाम? पास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का देखो, तो ज़्यादातर वो बिल्कुल डिट्टो वही उठ के आ जाते हैं। इवन आपका है ना 20 से 30 मार्क्स के है ना, उसी में से आपको मिल जाएगी। बस ये होगा डिजिट थोड़े से बहुत चेंज होंगे। ये मैंने ना स्कैनर जब मैंने किया था, तब उस वक्त मैंने एनालाइज किया कि कॉस्टिंग में हो गया, एसएफएम में हो गया, इनमें क्वेश्चन है ना रिपीटेटिव है, मतलब 2 या 3 साल पुराने हैं, दोबारा से वही चीज इंस्टीट्यूट हमारा पूछ लेता है। तो आप स्कैनर जो भी पास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो आप करो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और खासकर जब इंटर में है ना, जो हमारा जो मॉक टेस्ट है, खासकर अकाउंट्स में ज़्यादातर वही क्वेश्चन कभी-कभी उठ के आ जाते हैं। बस वो होगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होगा। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके थैंक्स यार सर। बस एक और मेरा सवाल ये है स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, अभी रिसेंट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने की क्योंकि आपके लिए भी एक फर्स्ट टाइम था, तो क्या आपके माइंड में चल रहा था, कैसी जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे आपने ओवरकम किया, और ऑनलाइन अच्छा है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए या सीएमए फ्रेटर्निटी के लिए, या ऑफलाइन एग्जाम्स बेटर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैंने ऑनलाइन एग्जाम एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट भी अटेंड किया था ऑनलाइन, और पेपर तो मेरा ऑनलाइन ही हुआ था। तो मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन जो एग्जाम है उसमें ये है कि बच्चों के पास है ना सामने आंसर होता है कि उनको क्या करना है। अगर हमारा आंसर अगर नहीं भी आता है, तो नियर बाई आके हम उसको टिक कर देते हैं। लेकिन बस ये जो चीज़ है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो पॉसिबल है कि वो ठीक है, बट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे कि हमारा लॉ है, उसमें हमें टाइपिंग की मुझे ज़्यादातर दिक्कत आ रही थी। मतलब मैं ज़्यादा कंटेंट लिख नहीं पा रहा था एज़ कम्पेयर टू जब मैं ऑफलाइन में लिखता हूँ। तो ये चीज़ मैंने फेस करा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन है ना बेटर है। बस ये है कि होम बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो है ना सेंटर बेस्ड हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ी मेल प्रैक्टिस की भी शिकायतें आई और थी, इससे आपका ये है कि चीटिंग की भी शिकायतें काफी आई थी होम हेलो। बेस्ड में, चीटिंग की शिकायतें। हाँ, होम बेस्ड में कि वो चीटिंग की शिकायतें हो, ऑब्वियसली सी बात है। अब एक कमरे में किसी बच्चे को रख दो, वो क्या कर रहा है हमें क्या पता। हाँ, तो इस वजह से है ना, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए, बट वो है कि होम बेस्ड ना हो के सेंटर बेस्ड होना चाहिए। ओके सरफराज, एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सीएमए एंटर कर लेते हैं तो अब हमें क्या है, 15 महीने की आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग करनी है, 15 महीने की। अर्लियर भले ही वो 6 महीने की थी, लेकिन अब 15 महीने की हो गई है। तो उस दौरान क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और किस तरीके से अपनी आर्टिकलशिप और अपनी स्टडी और अपनी पर्सनल लाइफ को वो मैनेज करें? जो 15 मंथ्स की जो ट्रेनिंग कर दी गई है, तो वो तो बहुत बेटर है, क्योंकि उससे बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना सीखने को मिलेगा अपने काम में। बल्कि जो 6 मंथ्स की जो पहले ट्रेनिंग थी, उसमें कुछ ज़्यादा कोई सिखाता नहीं था, और उस केस में यानी कि जो भी वो तो एग्ज़ाम के बाद यानी कि भूल-वूल जाते होंगे जो भी हो। बट ये है कि अगर वो 15 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको ये है कि टाइम मैनेजमेंट ये करना है कि मॉर्निंग में अपना
कोचिंग अगर ज्वाइन कर रखा है तो कोचिंग करे, या फिर सेल्फ स्टडी है ना, एक सब्जेक्ट को मॉर्निंग में पढ़े और एक सब्जेक्ट को रात में। तो ये है कि 3 मंथ्स में ना अपना 2 सब्जेक्ट को क्लियर कर ले। ऐसे धीरे-धीरे करके अपना 8 सब्जेक्ट क्लियर कर ले, और 3 महीने के गैप के बाद फिर अपना वो फाइनल का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे मतलब 1.5 साल बाद, मान लो अगर किसी का दिसंबर 20 में क्लियर हो रखा है, तो उसका दिसंबर 20 यानी कि जून 22 में यानी कि एग्ज़ाम पेंडिंग होगा फाइनल का, तो उस केस में वो क्लियर कर लेगा अच्छे से। ओके, आपके हिसाब से सरफराज बोथ ग्रुप अच्छा रहता है या सिंगल ग्रुप? बोथ ग्रुप बेटर है या सिंगल ग्रुप सीएमए स्टूडेंट्स के लिए? मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ कि है ना, सिंगल ग्रुप बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि है ना, एक दिन में अगर वो हमें 8 पेपर देने होते हैं, अगर सिंगल ग्रुप देते हैं तो 4 पेपर देने होते हैं, जिसमें ना हमें 1 दिन का गैप मिल जाता है। 1 दिन का जो गैप मिलता है ना, उसमें हम अपने जो भी हमने पढ़ रखा है वो अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। वही अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, तो पहले स्टार्टिंग के तो 4 पेपर सही जाते हैं, 4 या 5, लेकिन छठा या सातवाँ, 8वाँ जो होता है वो हमारा थोड़ा-सा वीक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये 8 पिछले 8 दिन से ना हम किसी एक सब्जेक्ट को, जो हमारा लास्ट वाला होता है, जैसे कि हमारा डीटी है ना, 7वाँ पेपर होता है फाइनल में, और 8वाँ होता है हमारा बिज़नेस वैल्यूएशन। बिज़नेस वैल्यूएशन तो चलो ईज़ी है, बट जो डीटी है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। उसको हमने ना पिछले 8 या 10 दिन से ना यानी कि पढ़ते ही नहीं है। तो उस केस में हमारे जो सारे प्रोविज़न्स है वो रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बट ये है कि इसको आप बोथ ग्रुप अगर जा रहे हो, तो आपको इसके लिए बहुत ही छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्मॉल कैप्सूल टाइप में, ताकि एक ही बार में आप एक नज़र में ना उसको पूरे अच्छे से समराइज़ कर सको। और ये चीज़ है ना, बच्चों के स्ट्रेंथ के ऊपर भी है, कि अगर कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि हाँ, मैं 8 के 8 पेपर दे सकता हूँ, तो वो बोथ ग्रुप के लिए जाए। अगर उसको ये ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे से नहीं होगा, तो वो सिंगल ग्रुप के लिए जाए। वो नहीं कि मोटिवेट कर दिया, तो बोल दिया हाँ भाई, मैं 8 ग्रुप दे दूँगा, 8 के 8 पेपर दे दूँगा। बट बाद में ना उसको ये रियलाइज़ होता है, यार मैं काश है ना 4 पेपर ही दे देता तो क्लियर हो जाता। एक्चुअली मैंने है ना बोथ ग्रुप 2 टाइम्स अटेम्प्ट करा है। ये मैंने देखा है कि मैं 5वें छठे पेपर तक तो सही रहता था, फिर आगे चल के मेरी पूरी रिवीज़न खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने सिंगल-सिंगल करके मैंने निकाला है। ओके, सबको अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए। वो किसी को कंपैरिज़न नहीं करना हाँ, चाहिए कि कोई सिंगल दे रहा है या कोई बोथ हाँ, दे रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप को हाँ। देखो कि आप कैसा कर सकते हो। तो मतलब अपने आप को पहचानो कि हाँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना है ना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि ये बोथ नहीं ग्रुप कि के हाँ, भी कुछ दूसरा फ़ायदे हैं, बोथ ग्रुप के भी सरप्लस कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि सेटअप हो जाता है, ये मुझे लगता है बहुत बेटर है। बड़ी जो कंपनियाँ हैं ना, वो सीधा ना ये मेंशन करते हैं कि हमें है ना बोथ ग्रुप क्वालिफाइड चाहिए, या फिर रैंकर्स चाहिए, तो उस केस में हमें थोड़ा ये वीक पॉइंट मिलता है। नहीं तो ऐसे अगर सरप्लस एक आपकी नॉलेज अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो वहाँ पे बोथ ग्रुप को उतना मायने नहीं रखेगा फिर। जी, सरप्लस बोलिए। कोई लास्ट मैसेज हो, कुछ स्ट्रैटेजी हो, कोई सजेशन हो जो आप जो सीएमए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में उनको वो सजेशन देना चाह रहे हो? उनको मैं यही एक लास्ट ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी वो पेपर दे रहे हैं, उसके यानी कि जो भी वो जिस लेवल पे है, फाउंडेशन, इंटर या फिर फाइनल, वो अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मिनिमम है ना 3 रिवीज़न तो करके ही जाएँ। नहीं तो फिर आपको अटेम्प्ट के थ्रू रिवीज़न करना पड़ जाएगा। Okay, Sarfraz, you have given all the answers, okay, very clearly, okay, so that student get the knowledge or benefit from your journey, okay. So Sarfraz, मेरी उम्मीद ये रहेगी कि कैंपस में आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद एक और सेशन थैंक करेंगे हम आपकी फ्यूचर की जर्नी, ठीक है ना? कोशिश करेंगे कि काफी अच्छा था कि रिसेंटली अभी आपने क्वालिफाइड किया है, so hoping that कि soon you will get the place in campus placement and will get another chance to interact with you, so that our student can get the benefit from you guys. So thank you so much, Sarfraz. Thank you so much, guys. Thanks. Bye. बाय, बाय।